पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम जो है वो इनका साथ देगी। पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम में आप खड़े होते हैं और साथ पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा होता है, तो वो जो तासुरात है वो अल्फाज में बयान करने मुश्किल हैं। मैं उस रास्ते से गुजरता ही नहीं जिस रास्ते पे सब्जी वाले का ठेला हो, वो आवाज लगा के पूछ लेते भाईजान पैसे क्या दे दोगे। तेल यूज होता है बिजली बनाने में भी, तो बिजली की कीमत भी और बढ़ी हुई होती है। चाय पिए वजन कम करें, हर 5-4 दिन में 1 किलो वजन कम होगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फ़हीम खान। एक मरतबा फिर आपकी मेज़बानी के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरना शुरू हो चुका होगा, लेकिन दिन की शुरुआत और प्रोग्राम का आगाज़ जो है अफशी मेरे ख्याल में एक अच्छी बात से जो है वो होना चाहिए। और आज की अच्छी बात नाजरीन आपके साथ शेयर करते चलें, वो ये है कि आज 18 जुलाई और आज का दिन दुनिया भर में यौम मैंडेला के नाम से मनाया जाता है। नेल्सन मैंडेला एक ऐसे अजीम रहनुमा थे जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में सियाह फामों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और उनकी तवील जद्दोजहद की बदौलत ही उनके मुल्क में नस्ल परस्ती का खात्मा हुआ। उनका एक मशहूर कॉल है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, ज़िंदगी में कभी नाकाम ना होना अजमत नहीं बल्कि गिरने के बाद उठना अजमत की निशानी है। इसी अच्छी बात के साथ आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। क्या ख्याल है अफशीन? बिल्कुल, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चलें। पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान से सियासी हिजान बर्पा हो चुका है। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी फैसले की खुलकर मुखालिफत कर रही है। अहम तरीन इत्तेहादी के बगैर का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए मुमकिन होगा। मौजूदा हालात में बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट कितनी दुरुस्त है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पर। और नाजरीन, कराची में मुसलसल तीसरे रोज हब्स बरकरार, शहरियों को बारिश का इंतजार। महकमा मौसमियात ने शाम से रिमझिम की पेशगोई कर दी। मुल्क के दीगर शहरों में सूरत हाल क्या रहेगी, मौसम का हाल बताने वालों से जानेंगे। शहद की मक्खियों के डंक से जिस्मानी अमराज के इलाज, कराची की मदिया बेग ने कदीम और अनोखे तरीके को फिर से जिंदा कर दिया। ये तरीका इलाज क्या है, दिलचस्प हकायक जानेंगे। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। बीनाई से महरूम पाकिस्तानी निशानाबाज ने तीरंदाजी के मुकाबलों में दुनिया को हैरान कर रखा है। वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और यूरोपियन कप में पहला इंफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले रावलपिंडी के तनवीर अहमद आज दुनिया बोल में हैं मेहमान खास। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की अहम खबर पे। ऐसे हालात में जब हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान के बाद मुल्क में सियासी हैजान की कैफियत है। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें इस हुकूमती फैसले की मुखालफत कर रही हैं। इन हालात में बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। जी हाँ, और अगर ये हुकूमत ख़त्म हुई तो बड़े ही जो है वो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आएगा, जबकि बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में रिहा नहीं होंगे। फिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से मजीद पेशगोई करते हुए लिखा है कि बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैदी रहेंगे। अलबत्ता मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियां मुतासर करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लग़ारी। नज़ीर लग़ारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नज़ीर लग़ारी साहब, सर पीटीआई के हवाले से आपको ये बात चल रही है कि पीटीआई के हुकूमती ऐलान के बाद अब तक सूरत हाल वाज़े नहीं है कि कब तक ये पाबंदी आयद होगी, और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी फैसले में नून लीग के साथ नज़र नहीं आ रही हैं। तो क्या अब हुकूमत पहले अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी या फिर डायरेक्ट अदलिया से रब्ता किया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में कि एक पाबंदी बहुत आसान अमल नहीं है, और पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए ये नहीं है कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दें और एक पार्टी पर पाबंदी लग जाए। उसका तरीक़ेकार बहुत मुश्किल है और उस तरीक़ेकार को फॉलो करना इनके लिए और मुश्किल है। और हुकूमत जिस पोजीशन में खड़ी हुई है उसके लिए ये मुशावरत तो बिल्कुल मेरे ख्याल में एक तरफ रही। कौन सी इनकी इत्तेहादी जमातें जो है वो इसका साथ देंगी? मुझे नहीं लगता है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम जो है वो इनका साथ देगी। ये दो इत्तेहादी हैं, या काफ लीग है, या जो भी इनके साथ इत्तेहाद में हैं मौजूद, वो इनकी हिमायत नहीं करेंगे इस फैसले की कि आप जो है एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाएं।
अच्छा लगानी साहब, एक अभी हमने अपने इंट्रो में एक पैकेज भी चलाया था, उसमें भी जिक्र हुआ है फिच की रिपोर्ट का, यकीनन आपने भी पढ़ी होगी। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है और बड़ा एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर दिया है कि जी 18 माह ये हुकूमत चलेगी, इसके बाद क्या होगा, बानी पीटीआई के साथ क्या होगा और किस तरीके से ये सारा सिलसिला चलेगा। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ दी है। आप इतने एग्जैक्टली ये प्रिडिक्ट करना, क्या ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होती हैं और हम एक आलमी ड्रामे का एक किरदार के तौर पर मौजूद हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक काम हो रहा है। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि इस लाडले को लाना है और उसके लिए कोई 25-30 साल से तैयारियां की जा रही थी और उसको लाने के लिए बड़े माहौल बनाए जा रहे थे। अभी उसने पार्टी नहीं बनाई थी कि मैं खुद वो उसका शाहिद हूँ कि उसने नवाए वक्त में एक खबर लगी थी 1991 में, यानी इनकी पार्टी बाद में बनती है लेकिन 1991 में वो लगाई जाती है कि जनाब एक वक्त आएगा जब ये बरसरे इक़्तिदार आएगा एक खिलाड़ी और वो मुल्क को संवार देगा। फिर उसके बाद जो है फिर 92 में एक और ड्रामा होता है। एक हारे हुए मैच में हम बिल्कुल आउट हो गए थे फाइनल से, उस मैच में हमें जितवाने के लिए बहुत बड़ा स्क्रिप्ट तैयार हुआ और उसमें मैच में जितवाया गया, फिर इसको हीरो बना कर लाया गया और उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाई और फिर पार्टी जिस तरह से जिसने बनाई तो उसमें ओन कर गए ना। जनरल हमीद गुल ने ये पार्टी बनाई थी, उसके बाद 3 जनरलों ने इन दिनों में जो है पिछले 10 साल के अरसे में 10-12 साल के अरसे में जनरल शुजा पाशा ने और जनरल जहीरुल इस्लाम ने, जनरल फैज ने इस पार्टी को परवान चढ़ाया, इसमें खाद डाली, इसमें गमले में खूबसूरती लाए और फिर इसके इक़्तिदार में लाया, फिर नाकाम हो गई, टोटल नाकाम हो गए। फिर एक बयानिया लगानी साहब कता कलामी माफ, लेकिन आपने 92 के फिनाले का क्रेडिट भी छीन लिया है इसके अंदर। नहीं वो है ही नहीं ना, वो मुझे उसका पूरा इदराक भी है और मुझे मालूम भी है कि ये सबसे नाकिस कारकर्दगी कप्तान की थी। आप निकाल लें उस वक्त के रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा। क्वार्टर फाइनल के अंदर हम न्यूजीलैंड को हरा के बड़ी बामुश्किल पहुंच पाए थे, वो बिल्कुल दुरुस्त मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम आउट हो गए थे और बल्कि ये हुआ कि उस फाइनल में भी जो सबसे अच्छी कारकर्दगी थी वो इनकी नहीं थी। 6 और जो है खिलाड़ियों ने लाजवाब कारकर्दगी पेश की थी, ये तो बिल्कुल ही वो हो गए थे, नाकाम हो गए थे। तो लेकिन फिर कामयाबी का सेहरा इनके गले में डाला गया, फिर इनको कप हाथ में दिया गया, फिर उन्होंने अपनी ख्वाब का जिक्र किया कि मैं अपना कैंसर अस्पताल बनाना चाहता हूँ अपनी वालदा के नाम पर। उसी प्रोग्राम में उस फाइनल के जो है कप जब उनको अवार्ड काल में कप दिया जा रहा है उसी वक्त वो ये बात कर रहे हैं। ये सारे का सारा फिर वो सब किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व किया गया। इंडिया के साथ हम कोई ताल्लुक करने को के रवादार नहीं थे, यहाँ कौन कौन नहीं आया सिर्फ इसके लिए, और किस आलमी हिकमत अमली के तहत यहाँ पर जो है अमिताभ बच्चन आए, यहाँ पर अपना वो आई रेखा आए, दिलीप कुमार आए, सब आए, विनोद खन्ना आए, यहाँ पर जो है वो बहुत से आर्टिस्ट आए। तो ये सारा कुछ क्या था, ये यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो सब एक बंदे को तैयार करने की सारी मशकें थी और आलमी एजेंडे के तहत मशकें थी। तो लगानी साहब अगर यहाँ पर ये आलमी एजेंडे के थ्रू थी और ये अगर आप इतने असर रसूख से कह रहे हैं तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई सदाकत जरूर रही होगी। आप जैसा सीनियर आदमी जो है वो हवा में चिड़िया नहीं मारता है, यकीनन आपके पास कोई रिसोर्स है। तो क्या इस बात से ये तासुर ना लिया जाए कि जो हुकूमत कह रही है आरिफ अलवी साहब पर, कासिम सूरी साहब पर आर्टिकल 6 का इतलाक किया जाए और फिर उसके साथ साथ पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए, तो आपके इस मुकदमे से तो ये बात सही साबित होती है कि हाँ लगनी चाहिए। नहीं, पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान और उनके कासिम सूरी कासिम सूरी के साथ फवाद चौधरी भी, इन चारों के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 मैंने उसी दिन वो कहा था, मुतालबा किया, इसी चैनल पर बोल में बैठकर मैंने कहा था जब ये इन्होंने मुस्तरद की थी तारीख अदम एतमाद को मुस्तरद किया था कासिम सूरी ने और नाम लिया था असद कैसर का। मैंने उसी वक्त ये कहा था कि आज पाकिस्तान को आइन को एब्रोगेट कर दिया गया है, आज आइन को सस्पेंड कर दिया गया है, आज आइन को सबर्ट कर दिया गया है, आज आइन को तोड़ दिया गया है। ये मैंने
उस पर कहा था, लाइव कहा था, और मैंने ट्रांसमिशन में ये बात की थी कि आइन को तोड़ दिया गया, और जो आइन को तोड़े उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है, और इन 4 आदमियों के खिलाफ आर्टिकल 6 बनता है और लगाया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी पर पाबंदी के मैं खिलाफ हूँ, नहीं, पार्टी की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। चलें जी, बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया लगानी साहब, आप हमारे साथ थे और बड़ी ही कुछ ऐसी बातें भी जो है वो हमें पता चली हैं जो कि इससे पहले नहीं मालूम थी। यकीनन ये 92 का वाक़या भी जो है वो आपने बताया, वो अब कड़ियाँ कनेक्ट हो रही हैं और करते करते जो है वो मामलात एक ना एक दिन सबके सामने अफीम खुल के आ ही जाते हैं। बिल्कुल, देर आते हैं लेकिन हम दुरुस्त आ जाते हैं। जहां तक ये पीटीआई पे पाबंदी लगने का फैसला है, तो मैं समझती हूँ पीटीआई बीइंग लार्जेस्ट पार्टी, उस पे वो कैसे कलदम हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो हकायक देखते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए लगानी साहब ने भी लिखा कि कुछ जो है वो नाम है खाली सामने। नाजरीन, एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। आपसे मुलाकात जो है वो एक वक्फे के बाद दोबारा होगी। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और नाजरीन, शहर कायद में बढ़ती गर्मी और हब्स ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। फहीम, गर्मी ने तो सारे ही अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कराची का दर्जा हरारत आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की तवक्को है, जबकि शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज शाम बारिश का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सरदार सरफराज साहब से, जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार सरफराज साहब, ये जुलाई का महीना चल रहा है, क्या बताएंगे आप? कोई अपडेट नहीं है बारिश की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची के लिए वाकई अभी तक कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं हुई है। बाकी पंजाब साइड पे ही ज़्यादा बारिशें चल रही हैं। सिंध पूरे में ऐसी कोई इतनी अच्छी बारिश कहीं भी नहीं हुई है, सिवाय थरपारकर और उमरकोट वगैरह की तरफ कुछ ना कुछ हुई है। तो अब अभी तक मानसून हवाएं जो हैं उनकी कन्वर्जेंस कह लें, उनका ज़्यादातर रुख पंजाबी की तरफ रहा है, सिंध की तरफ कोई इतना नहीं रहा। और देखें अब आगे जुलाई के बकिया दिन सरदार साहब ये मानसून की हवाएं भी डोमिसाइल चेक कर रही हैं। ये कब बरसेंगी यहाँ? बरसेंगी तो सही। तब देखिए, वो यही होता है कि बाज़ औक़ात उनका एक्सेस पे डिपेंड करता है ना, और जो अपर एयर की विंड्स होती है वो स्टीयर कर रही होती है, उनका रुख उनको उस तरफ लेके जा रहा है। ये हो रहा है बस ये कि वो जब साउथवर्ड टिल्टेड होगा अपर एयर की हवाएं ना, या अपर एयर का जो हाई प्रेशर होता है, तो फिर इस तरफ ला सकता है मानसून हवाओं को। अभी कोई अगले चंद दिनों में वही कहीं लाइट रेन है, कहीं मॉडरेट रेन है, इस तरह की तो है, लेकिन कोई इतना बहुत तेज स्पेल नहीं है फिलहाल। कराची में 20 या 21 को लाइट की तो यहाँ तो अगर तूफान की बात की जाए अफशी, तो लोग जो हैं वो सी व्यू पहुँच जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो इतना श्योर होते हैं कि आएगा ही नहीं। जब भी कोई ऐसा हुआ है कि जी फलां कोई कैटरीना आ गया है, कोई दीपिका आ गया है, कुछ भी आ गया है, हमारे लोग पहुंच जाते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं आने वाला है। वो बहुत ज़्यादा चिल है। तो ये सरफराज साहब, जब कराची की बात होती, अल्लाह का बड़ा करम है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं आता, क्योंकि जहाँ आता है वहाँ की तबाहियाँ हम देखते रहते हैं। मुझे बताएं सरफराज साहब कि ज़्यादातर अरब ममालिक के अंदर, बिलखुसूस दुबई में, क्लाउड सीडिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में गुज़िश्ता कोई 5-6 सालों से यही सिलसिला है कि एक आध बारिश होती है और वो तबाहकारियाँ मचाकर चली जाती है। हम क्लाउड सीडिंग की तरफ क्यों नहीं जा सकते? देखिए, क्लाउड सीडिंग कह रही है ना, जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं बेसिकली ना, जो जिनमें अच्छा खासा पोटेंशियल होता है। कराची के ऊपर अभी तक उस तरह के क्लाउड्स, हाँ, ये जो पिछले 3-4 दिन बनते रहे मुज़ाफ़ात में, और शहर के ऊपर उतना उस तरह से नहीं बने या आए नहीं। और फिर दूसरा ये कि काफ़ी महंगा एक्सपेरिमेंट होता है क्लाउड सीडिंग का। UAE वाले तो अमीर लोग हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही है कि आप जैसे कोई लाखों रुपए खर्च करके एक बाल्टी भर पानी आपने ले लिया, तो उसका कोई ऐसा इतना कोई एडवांटेज वो नहीं होता। नहीं सर, UAE वालों से ज़्यादा अमीर हम हैं। हमारे 400 इन्वेस्टर वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी 10,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। वो वहीं तक है ना, इधर नहीं लाते ना, यहाँ नहीं आ रहे। तो यानी ये एक्सपेंसिव एक है फॉर्मेट, इसके ऊपर इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं क्लाउड सीडिंग की तरफ से, आप ये कह रहे हैं? जी, एक्सपेंसिव, बिल्कुल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और इतना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कुछ एक मतलब ख़ास किस्म के क्लाउड्स हों तो ही सक्सेसफुल रहता है। अदरवाइज़ आम जो हल्के क्लाउड्स होते हैं उन पर इतना सक्सेसफुल मतलब उस तरह से नहीं रहता। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये बताइए कि आज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो क्या उसके बाद हब्स और गर्मी का जोर टूट सकेगा?
देखिए मैंने कहा ना कराची में कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं है आज भी और कल भी, अगले 2 दिन कोई ऐसा ख़ास नहीं है। हाँ मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ इक्का दुक्का जगहों पर बिल्डअप होकर शाम को जैसे पिछले 2 दिन से हो रहा है कि अच्छा खासा बिल्डअप होते हैं क्लाउड्स, और लेकिन वो कहीं कहीं बैरियर टाउन की तरफ, डाब की तरफ उधर तो हो जाती है, लेकिन शहर के अंदर नहीं हो पा, मतलब यहाँ तक उस वो नहीं हो रही। और आज भी इसी तरह की सिचुएशन है और कल भी आने वाला, जो परसों इम्कान है कि फिर जब सी ब्रीज बहाल होगी और हवाएं शवाएं चलेंगी, जब टेम्परेचर में तो कमी उस वक्त आएगी होपफुली कि आज शाम से सी ब्रीज बहाल हो जाएगी, और जो पिछले 2-3 दिन से बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी उसमें तो कमी आ जाएगी जब सी ब्रीज रिस्टोर होगी। तो उसी सी ब्रीज जो सी क्लाउड होते हैं अच्छी तादाद में आए तो फिर कुछ लाइट रेन हो सकती है 20 और 21 को, यानी 20 और 21 को जो है वो कुछ बारिश यहाँ पर देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप हमारे साथ थे और आपने हमें बताया कि जी हम क्लाउड सीडिंग की जानिब क्यों नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी। और अफी आपको पता है इस वक्त कराची के अंदर माहौल बना, आपने लगान फिल्म देखी है जी? है इस वक्त सारे के सारे जैसे ही बादल आते हैं ना, घनन 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 घनन, और फिर वैसे ही चले जाते और वैसे ही अपसेट होकर हम सब घर चले जाते हैं, क्योंकि जो पकौड़ों का और समोसों का और चाय का एक दौर बर्पा होने वाला होता है वो ऐन मौके पर आके टक करके टूट जाता है, जैसे कि इस वक्त आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता होने वाला है। क्योंकि नाज़रीन हमें बताया जा रहा है कि एक वक्फ़ा लेना है, वक्फ़ा ज़रूरी है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद, दुनिया बोल है में आपका इंतज़ार रहेगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। कहते हैं कि अगर आपके अज़्म हौसले बुलंद हो तो फिर कामयाबी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जो कि विजुअली चैलेंज्ड है लेकिन तीर अंदाज है, जिन्होंने जमहूरिया चेक में होने वाले पैरा तीर अंदाजी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और यूरोपियन कप में पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड तीर अंदाजी में पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीत लिया। क्या बात है जी, बेहतरीन। हमने माइथोलॉजिकल स्टोरीज और मूवीज़ के अंदर सुना हुआ है अफशीन। इंडिया से जब हम जाहिर सी बात करते हैं तो एक कैरेक्टर है महाभारत का अर्जुन की बात की जाती है कि जी वो तैरती हुई मछली की आंख के अंदर जो है वो निशाना लगा लिया करते थे, और उनके टीचर जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए काटा था क्योंकि एकलव्य उनसे ज़्यादा अच्छा तीरंदाज था। इसलिए इस वक्त अगर हम माइथोलॉजिकली बात करें तो बरसगीर के अंदर अर्जुन जो है वो बड़े अच्छे तीरंदाज थे, तो इनका मुकाबला जो है वो बड़ा ही सख्त होने वाला है, क्योंकि ये तो बिना देखे जो है वो निशाना लगा चुके हैं विजुअली चैलेंज होने के साथ साथ। तनवीर साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। तनवीर अहमद हमारे मेहमान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, और उनसे भी जो है वो आपकी बात करवाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर ही। तो आप मुझे बताइए, आपको आर्चरी का शौक है? मुझे आर्चरी का शौक है, और मैंने जब पहली दफ़ा आर्चरी की तो मुझे लगा कि आर्चरी के पीछे पूरी एक साइंस है। हाँ। मतलब जिस तरह से उसका विंड डायरेक्शन, बिल्कुल जो कितने नॉट्स पे हवा चल रही है, ये जो एम लेना होता है, और साथ में आपका शोल्डर, सब चीज़ें, सारी मूवमेंट उसमें। कितने तीर दागे आपने? मैंने कोई इतना अच्छा निशाना, सीधी बात है, मैं अपने आप को बड़े अच्छा एथलीट समझती थी, बहुत अच्छा मैं स्पोर्ट्समैन समझती थी, लेकिन वही बात कि जब मैंने खड़े तीर चलाने पड़ते हैं ना, भागने थोड़ी होता है। जब तीर अंदाजी पे आई मैं, तो मेरा तो यहाँ बाजू, उसके लिए बहुत आपका मजबूत शोल्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगा कि 1-2 तीर चलाने के बाद ही बस मैं। वैसे नाजरीन ये मिसल मशहूर है कि ख़वातीन जो हैं वो नैनो से तीर चलाती हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि जी आजकल आर्चरी के अंदर जो है वो ख़वातीन ने भी अपने आप को किसी से पीछे नहीं छोड़ा हुआ है, और वो बिला किसी गैप के जो है, बिला किसी ठहराव के तीर दाग देती हैं। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अभी हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सर शुक्रिया आपका, आपने पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया, हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। आपने गोल्ड जो है वो जीता है पाकिस्तान के लिए, ये बड़े एजाज़ की बात है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। जितनी खुशी आपको हो रही है उससे यकीन जानिए कि ढेरों ज़्यादा खुशी जो है वो हमें है कि इस दौर में जहाँ पर हमारी कोई भी स्पोर्ट्स काम नहीं कर रही है, क्रिकेट का भी दिवालिया निकल चुका है लगभग, उस दौर के अंदर आप गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए तनवीर साहब, क्या तासुरात थे आपके जब गोल्ड मेडल आपको पता चला कि जी आपने मार लिया है जी तीर? ये तो इंतहाई किसी भी प्लेयर की ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि वो एक टॉप स्टेज पे पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने पोडियम तक रसाई हासिल की। और वहाँ पे जब पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम में आप खड़े होते हैं और साथ पाकिस्तान का कौमी तराना बजरा होता है, तो वो जो तासुरात है वो अल्फाज में बयान करने मुश्किल हैं। बेशक बेशक। अच्छा तनवीर साहब, अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें
तो मैं जानना चाहूँगा कि कितनी दुश्वारियाँ आपको पेश आई हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना आपने कारनामा किया है ये जाहिर सी बात है हम आंखों वाले भी जो है वो ये नहीं कर सकते हैं। आपने विजुअली चैलेंज होते हुए भी जो है ये कारनामा अंजाम दिया, तो ये आपकी शुरुआत, आप इस स्टेज तक कैसे पहुंचे? आपकी जर्नी जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसल राह हो सकती है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई? आर्चरी की बेसिकली शुरुआत तो 2017 में हमने की पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी के प्लेटफॉर्म से और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड आर्चरी के प्लेटफॉर्म से। और ये गेम जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब अपने टारगेट को बगैर देखे आपने अचीव करना है तो आपको अच्छी कोचिंग की ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे कोचेज़ मिले हैं, और ख़ास तौर पे मेरे हेड कोच इजाज़ साहब जो कि बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, और उसके साथ साथ हमारे असिस्टेंट कोच अरसलान, उसामा और साद, इन्होंने मेरे पे बहुत काम किया और मुझे इन्होंने हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया कि आप कर सकते हैं। और लगातार मेहनत और मुसलसल मुझे मोटिवेशन मिलती रही। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि हमारी गेम एक्सपेंसिव गेम है और स्पॉन्सर नहीं होते, तो इस दफ़ा मुझे CBM ने सपोर्ट किया जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके अलावा जो है कोई खास सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की। और मैंने ज़्यादातर अपने जो है दोस्त अहबाब की मदद के ज़रिए इस इवेंट तक रसाई हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो कुछ जितनी मेहनत मैंने की मुझे उसका रिजल्ट मिला। अच्छा तनवीर, ये बताइए आपने कितनी उम्र से ये शुरू किया, कहाँ से आपको ये शौक़ शुरू हुआ? ये 2017 में मैं एक कोर्स कर रहा था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का 1 ईयर का डिप्लोमा। तो वहाँ पे मेरे कोच इजाज़ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह उन्होंने एक गेम कुछ लड़कियों को सिखाई है और उनका एक इवेंट भी कराया है। तो मेरी वहाँ से डेडिकेशन हुई और मैंने कहा कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ, और देन वो एग्री हुए। और ये देख लें कि 6 साल के कलील अरसे में हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि 7 इंटरनेशनल मेडल्स हम अचीव कर चुके हैं, और ये किसी भी एशियन की तरफ से ओनली गोल्ड मेडल्स हैं इस गेम के अंदर। सही। अच्छा तनवीर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कंप्लीटली विजुअली चैलेंज हैं या कुछ हद तक जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर अगला सवाल मेरा इसी से कनेक्टेड है। जी, मैं 2 से 3 मीटर तक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। 2 से 3 मीटर तक जो है आप चीज़ों को ब्लरी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अब मुझे बताइएगा कि ये जो आपका एम होता है, जो बुलजाई है, वो कितने डिस्टेंस पर होता है? ये 30 मीटर पे होता है, जो 30 मीटर पे, यानी कंप्लीटली आप इसे देख नहीं सकते जब आप निशाना लगाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये पॉसिबल कैसे होता है? क्या कोई साउंड टेक्निक है या आपके कोच आपको गाइड करते हैं? किस तरीके से ये हो सकता है? जी, मैं कुछ बता रहा था कि चेक रिपब्लिक में जो इवेंट था वो हमने ब्लाइंड फोल्ड पहन के खेला था, यानी कि 0 VN के साथ खेला था जी। और इसके लिए एक टेक्टाइल साइट होती है, जिस तरह कैमरे का स्टैंड होता है इस तरह का ट्राइपॉड होता है, और उसके आगे एक नोजल निकली हुई होती है। उस नोजल की मदद से हम जो है उस नोजल की मदद से हम अपने टारगेट को देखते हैं, जिसको हमारा कोच जो है टारगेट के सेंटर में जो है वो फिक्स करता है। और विद इन अ स्पैम ऑफ 6 एरोज वो बार बार हमें सेट नहीं कर सकता, बस 6 एरो शूट करने से पहले हमें वो सीधा खड़ा कर देता है। और वहाँ पे हमने अपनी स्किल से अपने आप को, अपने स्टांस को सीधा रखते हुए और अपनी बो की एक्यूरेसी की मदद से जो है हमने शूट करना होता है, जिस तरह नॉर्मल लोग शूट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा तनवीर साहब, मुझे बताइए कितने बुल्सआई आपने इस 6 एरोज के अंदर टारगेट किए? जी, बुल्सआई ओवरऑल ये जो इवेंट था इसमें मैंने तकरीबन 6 बुल्सआई शूट किए। क्या बात है, बेहतरीन। और 6 आउट ऑफ 6 यानी कि 6 आपने ट्राई किए और 6 किए। ये टोटल इवेंट 6 आउट ऑफ 6 नहीं, 6 आउट ऑफ 72। अच्छा, यानी ये टोटल इवेंट का आप मुझे बता रहे हैं। 72 एरोज में। जी, ये भी बड़ी बात है। 6 एरोज के 12 सेट्स होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन सर। अच्छा, अब आगे आपने भी बताया कि जी स्पॉन्सर्स नहीं है, और ये तो खैर अलमिया है हमारे पास कि हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं माँ सिवाय 1-2 के, हमें स्पॉन्सर्स का बड़ा मसला रहता है। तो आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं इस वक्त, हुकूमती नुमाइंदों से अगर आप कुछ कहना चाहें अपने दिल की बात तो कह सकते हैं।
जी बिल्कुल। मैं एक तो ख़ास बात है कि मैं ये 2022 की परफॉर्मेंस पे जब मैं वर्ल्ड नंबर 2 हुआ तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया पंजाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेरा केस रेज करके भेजा, फॉरवर्ड किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और वो 30 जून तक जाना था कैबिनेट सेक्रेटरीट में। वो ताहाल नहीं जा सका कैबिनेट सेक्रेटरीट में, हालांकि मेरे 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं उसमें, तो ये एक सेटबैक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम और कुछ आप नहीं दे सकते किसी एथलीट को, तो आप जो उसका रिवार्ड है, जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन उसकी गई है, उसको तो आपको फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपने इंकरेजमेंट करनी है उस एथलीट की जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल जी, दुरुस्त आपने कहा, और बल्कि आपके साथ साथ हम भी अपील करते हैं सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी, बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त पंजाब को लेकर के। तो हम चाहेंगे कि आपके लिए जो है, जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए था, जो कि ड्यू है आपका, तक बहुत जल्द पहुँचे। बल्कि इसके साथ साथ नाजरीन, मैं तो चाहूँगा कि अपने जो भाई हैं हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अफशी, जो कि मूवी डायरेक्टर हैं, जितनी भी मूवीज़ बनाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर अभी इंडियन एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर श्रीकांत के नाम से, जो कि श्रीकांत बोलन की बायोपिक पे बनी है, वो भी विजुअली चैलेंज्ड है और किस तरीके से उनकी जर्नी वो दिखाई गई है। तो हम चाहते हैं कि जी तनवीर साहब के लिए भी एक इस तरह की मूवी क्यों ना बनाई जाए, क्योंकि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में। जब उन्होंने भाग मिल्खा भाग बनाई थी तो हम अपने चौधरी ज़हूर साहब को जो है वो आगे नहीं ला पाए, वो पीछे रह गए, जबकि उन्होंने ही जो है प्रमोट किया और दिखाया गया। 3 ओलंपिक्स तो वो जीते, चौथे के अंदर मिल्खा जो है वो मिल्खा सिंह जीते थे, फिर भी हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि भाई एक ज़रा इधर भी जो है वो आपका पड़ा हो जाए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और ये टैलेंट ज़ाया ना जाए, इसको बल्कि पिक्चराइज भी किया जाना चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी गुजारिश है कि इस चीज़ को ज़रूर देखा जाए। बिल्कुल जी। तो तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बल्कि जाने से तनवीर भाई दोबारा आज तनवीर भाई हैं हमारे साथ। तनवीर भाई, जाने से पहले जो है वो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि इस वक्त अगला कौन सा मैदान जो है, अगला कौन सा मार्का है जो कि आप सर करना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या है? सितारों से आगे जहाँ तो और भी है ना, तो अभी इसके इम्तिहान भी और होंगे। इंडोरा इंटरनेशनल आगे जो है वो कौन सा नेक्स्ट इंशाल्लाह इंडोरा इंटरनेशनल ओपन है, जो कि इंडोरा में हो रही है सितंबर में, और उसके अलावा नेक्स्ट सितंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ये 2 इवेंट है जिसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि टॉप स्पॉट हासिल करने की कोशिश करूँ। अच्छा, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप को किस मुल्क में हो रही है, कौन मेज़बानी कर रहा है? ये कोरिया में हो रही है 2025 सितंबर में। अच्छा जी, कोरिया में हो रही है। तो इसके लिए सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और स्पॉन्सर्स वगैरह हो चुके हैं या अभी आप इसमें लगे हुए हैं? नहीं, स्पॉन्सर्स वगैरह तो नहीं हुए, लेकिन जारी बात है आपने दूर तक देखना होता है। जब आप अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप अच्छा परफॉर्म करें, तो वो मेरा फोकस है। इंशाल्लाह अभी मेरे पास साल का टाइम है और मैं इंशाल्लाह टॉप स्पॉट के लिए कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे आपको, और हम भी जो है वो आपसे इस दूसरी चैंपियनशिप जिसका आपने भी बताया उसके बाद भी दोबारा रब्ता करेंगे आपसे। अच्छा, मुझे बताइएगा घर में कितने लोग हैं, भाई बहन? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई और 2 सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप सिर्फ आप ही जो है वो विजुअली चैलेंज है? जी, मैं ही हूँ, और मैं भी एक्सीडेंटल ब्लाइंडनेस का बायस हुआ है। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, बॉल लगी थी क्रिकेट की, तब मेरे साथ ये इशू हुआ। तो ये ज़रा अगर आप बयान कर सकें क्या हुआ, किस तरीके से? जी, ये 2003 की बात है। मैं क्रिकेट खेल रहा था, बॉलिंग कर रहा था, तो बैट्समैन ने शॉट लगाई और वो मेरी राइट आई पे आके लगी बॉल। अच्छा। और उसकी वजह से जब बैंडेज आ गई मेरी एक आंख पे, तो दूसरी आंख पे पता चला कि उसमें बाय बर्थ विजन नहीं है। उससे सिर्फ मैं लाइट देख सकता हूँ, बस लाइट का पता चलता है। चलो सर, मतलब हर खेल जो है जिसके जहाँ इतने फ़ायदे होते हैं फिर वहाँ कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो आप क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलते थे? नहीं, मैं नॉर्मल जो जिस तरह गली महल्ले में बंदा खेल रहा होता है। तो हार्ड बॉल क्रिकेट यकीनन हार्ड बॉल ही होगा वो? नहीं, टेनिस बॉल थी। अच्छा, टेनिस से भी जो है भाई। चलें भैया, खैर बेस्ट ऑफ लक तनवीर साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको स्पॉन्सर भी मिले और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत कर आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने जानी तनवीर साहब की कहानी। अब एहतियात कीजिएगा, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। क्रिकेट खेलते हुए अपने बच्चों को भी समझाइए कि ये ऊल पटांग शॉट जो होते हैं उनसे गुरेज किया जाए और इतना अंधाधुन जो है वो ना खेला जाए। एक वक्फा ले लेते हैं। इसको सेफ गार्ड रखना चाहिए, जो गार्ड्स पहन के खेलते हैं क्रिकेट उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं हूं फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं अफशीन कुरैशी साहिबा। अफशीन साहिबा, मुझे ये बताइए, ग्रोसरी करने जाती हैं आप? जी हैं, ज़रा मुझे रेट बता दीजिएगा। बेगम ने अभी भी मैसेज भेजा है जी, दही लेना है आधा किलो, 2 किलो प्याज, पुदीना और हरा धनिया, ये आजकल कितने का चल रहा है? क्योंकि प्याज का मैंने लास्ट पता किया था बकरीद के टाइम पे 350 रुपये किलो थी। टमाटर जो है वो तकरीबन 400 रुपये किलो चल रहे थे। उसके बाद से मैं तो कभी गया नहीं ग्रोसरी करने के लिए। उसके बाद से फिर मैंने भी ग्रोसरी करना खत्म कर दी, क्योंकि ये फिर मैंने डिपार्टमेंट अपने भाई को ही दे दिया। वो तो आपने किया ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, मैं कहाँ से करता। मैं तो भैया अब मैं उस रास्ते से गुजरता ही नहीं जिस रास्ते पे सब्जी वाले का ठेला हो। वो आवाज लगा के पूछ लेते भाईजान पैसे क्या दे दोगे। तो ये मामला शुरू हो चुके हैं। लेकिन हम लोग सब्जी वाले से बड़ा लड़ते हैं। हम लोग उसको किसी ना किसी तरह अपने रेट पे राजी करने की कोशिश करते हैं। उस बेचारे का भी कसूर नहीं है ना, उसके पास हर चीज का एक ही हल है, पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ, तो पीछे से जो है वो महंगा आ रहा है, उसको पता ही नहीं कौन है या आखिर ये कौन शख्सियत है जो कि आपको दे रही है। जी, इसी पर बात करने के लिए मेरे ख्याल में आपके साथ कोई मेहमान भी मौजूद है और महंगाई की जो खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब, मुशीर खजाना, बताइएगा कि एक आपसे ये बात करते चलें कि डॉक्टर खाकान नजीब जी साबिक मुशीर खजाना हमारे साथ मौजूद है। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मिजाज बखैर? जी अल्लाह का शुक्र जी, गॉड इज काइंड। हमारे मिजाज थोड़े से जो है वो नासाज हो चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपके सामने है। हर चीज़ के दाम इतने ज़्यादा आसमानों पर जा चुके हैं कि इस वक्त मेरे ख्याल में एक अगर कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर एंड के ऊपर तो बहुत ही बर्बादी चल रही है। लेकिन हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इंडस्ट्रीज़ की, मईशत कहाँ खड़ी है। डॉलर अगर स्टेबल कुछ अरसे के लिए हुआ भी है तो उसके कोई खातिर खा हमारे सामने नताइज नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की इस वक्त वैल्यू तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर तोला पर जा चुकी है। देखिए, एक तो बात ये दुरुस्त है कि इन्फ्लेशन इन 3 सालों में 2023 का साल ख़त्म हुआ तो 29% एवरेज कर रही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट 23.4% 2024 के मालियाती साल में हुई और अगले साल में भी 12 से 14% एटलीस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि 2025 मालियाती साल जो शुरू कर रहे हैं, रहने की उम्मीद है। सो अगर कीमतों का बढ़ना 29, 24 और फिर 14, यानी कि ऑन टॉप ऑफ 29 इतना बढ़ा, इस तरह हो तो हर कंज्यूमर को तकलीफ हो रही है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। इसकी ये एक मल्टी डिमेंशनल इशू है। एक हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो है उसको रोकें, और उसके लिए रुपए की कदर अगर आप देखें तो जो आपने स्टेबिलिटी की बात की उसका कुछ अंसर जो है इसमें प्ले कर रहा है। आप सोचिए, रुपया अगर 325 रुपए पे होता है इस वक्त, तो जो तेल की कीमत है वो यहाँ से और 40-50 रुपए ज़्यादा होती, तो इन्फ्लेशन और बढ़ी हुई होती। तेल यूज़ होता है बिजली बनाने में भी, तो बिजली की कीमत भी और बढ़ी हुई होती। तेल से टाइड अप है गैस की कीमत, तो गैस की कीमत भी बढ़ी हुई होती। अगर ट्रांसपोर्ट से टाइड अप है तो अजनास की कीमत बढ़ती। सो ये तो एक चीज़ है। सो उससे कुछ आपको संभाला मिला है। फिर ये है कि पाकिस्तान में जो असल बात हुई है वो ये है कि जो हमारे मालियाती खसारे हैं, जब गवर्नमेंट बोरो करती है चीज़ें तो उतनी ही बन रही हैं। जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो रुपया जो है वो मार्केट में ज़्यादा आता है। जब रुपया ज़्यादा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये मतलब ये कलीदी गुफ्तगू है। तो अगर आपने अपने मालियाती खसारे, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की टैक्सेस, इनको ना ठीक किया तो इन्फ्लेशन कभी भी कुल्ली तौर पर ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत भी कमज़ोर है। पाकिस्तान की एनर्जी एफिशिएंसी इज़ पुअर। और मैं ये मतलब हार्श वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो मुल्क 600 अरब के खसारे कर रहा हो, लाइन लॉसेस, TND लॉसेस, रिकवरीज ना हो रही हों, पाकिस्तान का जो UFG जो गैस के लॉसेस हैं वो अपनी जो 7.5-8% अगर दुनिया में होते हैं और हम उससे बहुत बढ़ के कर रहे हों। सो ओवरऑल एक इनएफिशिएंट सिस्टम है जो कि ड्राइव कर रहा है इसको। फिर हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ही कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया है, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी बन गई है। पाकिस्तान में सेविंग्स का रुझान कम है और सारे पैसे जो हैं उनको लुटा देने का जो रुझान है वो ज़्यादा है। और सेविंग्स करते भी हैं तो कमाल की बात यह है कि प्लॉट खरीद लेते हैं, या जैसे आपको सोने की कीमत मालूम है सोना खरीद लेते हैं। ये दोनों अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं जूती बना के पाकिस्तान में ज़्यादा जूतियाँ बेचना चाहता हूँ। जूतियाँ तो हम फिर भी चाइना से ही मंगवा लेते हैं।
सो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही डीप रूटेड मसला है और ये इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। जब तक मुल्क की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, जब तक मालियाती खसारे नहीं ठीक होंगे, जब तक एनर्जी सेक्टर एफिशिएंसीज नहीं आएंगी। अगर कोई आपको छोटी स्टोरी इसकी सुना रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नेवर एंड नॉट द करेक्ट स्टोरी ऑफ इन्फ्लेशन। हमने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को तकरीबन तोड़कर, आप देखें ना, गाड़ियों की कीमत बढ़ी, गाड़ियों की हमने फाइनेंसिंग को रोका तो गाड़ियां बिकनी कम हो गई। तो इससे एक हमने कोशिश की है कि हम इन्फ्लेशन को डिमांड साइड पे मैनेज कर लें, जो काफ़ी हद तक मैनेज भी हो गई है। कहाँ 29% थी, अब मैं कह रहा हूँ 13-14% कीमतें बढ़ेंगी। बट फॉर एन एवरेज कंज्यूमर दिस इज़ एन अनकम्फर्टेबल सिनारियो। अब ये सारे काम, इनका ना IMF से ताल्लुक़ है, ना ही किसी बाहर की एजेंसी से ताल्लुक़ है, ना ही बाहर से जाकर प्रोग्राम लिखवाने से ताल्लुक़ है। एग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने जाके पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है। हमारे अदारे हैं PARC, अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक अदारा बनाया है, वो भी काम कर रहा है लिम्स के नाम से, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये सारे काम जब करेंगे, जब वीट की कीमत कम हुई इस साल, क्यों हुई? क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ी। सो याद रखिए कि ये है कलीदी मसला इन्फ्लेशन का जो हमने हल अच्छा, खाकान साहब आपने IMF का जिक्र किया यहाँ पर, तो IMF की रिपोर्ट में आलमी मईशतों के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आलमी पैदावार महदूद होने के समेत महंगाई में इजाफे का खदशा भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? मैं पाकिस्तान के हवाले से आपके तासुरात जानना चाह रहा हूं। जेनेरिकली अगर आप देखें तो इस वक्त जेनेरिकली अगर आप देखें तो इंटरनेशनली अब एक जो रेट का राइजिंग साइकिल था, जिसको आप स्टेट बैंक का रेट आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स थे वो अब टूटने वाला है। इन्फ्लेशन पीक कर गई थी फॉर एग्जांपल US में 9% पे, अब दोबारा ट्रेंडिंग है डाउन, आई थिंक 3-3.5% पे आ गई है। तो जो मॉनेटरी टाइटनिंग का साइकिल था वो तब्दील होने वाला है। मॉनेटरी टाइटनिंग रहेगी बट आई थिंक रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर इसलिए है कि दुनिया भी 3.3% पे ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, कंज्यूमर हैज़ हेल्ड वेल इन वेस्टर्न कंट्रीज़। तो जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। अगेन हमारा जो दुनिया से ताल्लुक़ है वो एक तरह से हम चीज़ें ख़रीदते हैं और एक तरह से बेचते हैं। जो बेचने वाली सिचुएशन है वो ये है कि $25 अरब की एक्सपोर्ट पोटेंशियल है टेक्सटाइल का। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दी टेक्सटाइल मशीनरी इन द मुल्क जो सेटअप हुई है इन द कंट्री जो है, उसके फिगर्स जब मैं देखता हूँ, पर एक्सपोर्ट क्या हुई 16.5 अरब। सो क्या वजूहात हैं कि ये हम नहीं कर पा रहे? इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको लोकल डॉक्टर्स लेकर, टीमें बनाकर, प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान की बजटिंग, पाकिस्तान के टैक्स रिफॉर्म और पाकिस्तान में कारोबार की आसानियाँ, यानी कि डीरेगुलेट करना, पाकिस्तान को पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, ये सब काम करेंगे। दुनिया तो खुली पड़ी है अब और दुनिया बेहतर होती चली जाएगी। मेरे ख्याल में अगला साल मॉनेटरी ईजिंग का होगा, ग्रोथ का होगा, बेहतर हालात होंगे दुनिया में। हम मुश्किल जो दौर है उसमें से निकल आए हैं। इसीलिए आप देखिए जो क्रूड ऑयल है, जो हम तेल खरीदते हैं, उसकी कीमत भी मेरे ख्याल है 15-18% पिछले एक साल में बढ़ी है, बिकॉज दुनिया खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ओवरऑल सिनारियो। पाकिस्तान आज भी, यू हैव बॉट टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस बाय बीइंग इन एन IMF एंगेजमेंट। ये आपको कीमतों को तब्दील करके एक स्टेबिलिटी ज़रूर दे सकता है, पर आपके लिए ज़रूरी है कि कलीदी काम करके मुल्क की एफिशिएंसी, बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है कि कलीदी काम करके और मुल्क की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मईशत पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। तो अब हमें तरीक़ाकार पता चल चुका है किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करना है हमने, ठीक है जी। खर्चों को कम करना है और सेविंग्स करनी है। सेविंग एक्सपेंसेस ऑल्सो एन इनकम, और जहाँ इनकम की बात आती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो गया पिछले महीने, और वो फजूल खर्च हुआ है हमारे एक बहुत ही दिलचस्प खेल के हवाले से जिसको हमने बड़ा सराहा, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने हमें नहीं सराहा। जी हाँ जी, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आपको बताया चलें कि 2 खबरें इस वक्त गर्दिश में आ रही हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि भारतीय मीडिया पर जारी झूठी खबरों पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ सामने आ गया है। मियाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि
बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई अभी तक ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, हमें नहीं मालूम मीडिया में ये खबरें किसने फैलाई हैं। इरफान पठान ने भी नहीं फैलाई। उन्होंने कहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है। जनाब, बोर्ड में जो है वो तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त कोचेस को जो है वो इख्तियार दे दिए गए हैं। गैरी क्रिस्टन को भी जो है वो इख्तियार दे दिया है बाबर आजम के साथ कि वो डोमेस्टिक को सुधारे, डोमेस्टिक से अपने खिलाड़ियों को लेकर आए और हर 3 महीने के बाद जो है वो आपके फिटनेस का जो है वो टेस्ट भी किया जाएगा। खैर, ये बड़ी निटी ग्रिटीज हैं जो कि इस वक्त चेयरमैन साहब कर रहे हैं टीम को सुधार करने के लिए। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, यकीनन आप भी वाकिफ़ होंगे इस वक्त जो पीसीबी चेयरमैन ने इक़दाम किए हैं फॉरेन कोचेस के साथ ही चल रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी में से भी जो है वो मैनेजर लेवल और सीनियर मैनेजर के लोगों को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। बाबर आजम को खुली छूट दे दी गई है, फुल सपोर्ट की जा रही है कि आप इस वक्त 2027 तक के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करें। डोमेस्टिक को बेहतर किए जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इन इक़दाम को और आप कितने % ये समझते हैं वर्ल्ड कप T20 की नाकिस कारकर्दगी के बाद कि ये इक़दाम हमारे लिए कुछ मुफीद साबित होंगे? मेरे ख्याल में ये जितने इक़दाम का आपने जिक्र किया है वो ख़ास से नाकाफ़ी इक़दाम है। यानी ऐसे लगता है कि जैसे वो जान छुड़ाने के लिए कोई छोटी मोटी कार्रवाई की गई है। दोनों जो मैनेजर्स को फ़ारग कर दिया गया, सिलेक्शन कमेटी में से 1-2 लोगों को फ़ारग कर दिया गया। जैसी भी चीज़ें पहले हुई थी उससे इस T20 वर्ल्ड कप से, वो उन पे आपको याद होगा कि बेशुमार एतराज़ात आए, बड़ी नुक्ताचीनी हुई। सबसे पहले तो बात थी कि वो बड़ी बेढंगी किस्म की एक सिलेक्शन कमेटी बना दी गई जिसमें 7 मेंबरान थे और उन 7 में से 2 ऐसे थे जिनका कोई क्रिकेट की यानी ताल्लुक़ नहीं था। ये इस मायने में ताल्लुक़ है उनको कोई खिलाड़ियों की पहचान नहीं थी कि अच्छा खिलाड़ी कौन है, जी 4 क्रिकेटर्स कौन है, किस में सलाहियत है, किस में जी, उसमें वो किसी को पहचान नहीं थी। वो एक कोई एनालिस्ट थे, डेटा एनालिस्ट थे, कोई चीमा साहब थे, उनका भी पता नहीं क्या किरदार था। तो फिर उसके बाद मज़ीद उसमें लतीफ़ा ये हुआ था कि उसका कोई सरबराह भी नहीं बनाया गया था कि आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहो, हर कोई अपना अपना एक खिलाड़ी लेके आ जाए और इस तरह जो टीम जो है वो टीम नहीं होगी, कोई चू चू का मुरब्बा बनेगी। और यही हुआ, आपने देखा कि ख़ासे ऐसे खिलाड़ी थे जिन पे उंगलियां उठी, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिनमें कोई कारकर्दगी जिन्होंने नहीं दिखाई, कोई उनकी फॉर्म नहीं थी, सब कुछ था। उसकी बजाय अच्छे कुछ खिलाड़ी थे जो नज़रअंदाज हुए। अब दोबारा जो कुछ तजर्बा किया जा रहा है उसमें 2 टेस्ट प्लेयर्स रखे गए हैं और 2 रखे गए हैं फॉरेन कोचेस और कप्तान भी शायद उसके मेंबर है। ये भी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। देखिए, जो फॉरेन कोचेस होते हैं उनको कितना पता हो सकता है हमारे जो मुकामी खिलाड़ी हैं कि उनमें से कौन अच्छा है, कैसे है। वो तो ख्वाहिश के कि वो हमारे डोमेस्टिक के मैचेस देखें और वो वाकफियत हासिल करें हमारे खेल से, हमारे खिलाड़ियों से, टीमों से, तो उसके बाद वो इस काबिल हो सकते हैं कि निशानदेही करें कि फ़लाँ खिलाड़ी बहुत अच्छा है, उसको रख लिया जाए। मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक इक़दाम नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने 3 या 5 जिस हद तक मुनासिब समझते अच्छे मंजे हुए साबका टेस्ट क्रिकेटर्स, उनको ये रोल देना चाहिए था। उसका एक चीफ सिलेक्टर भी होना चाहिए था, जैसे एक रवायती चीज़ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ में एक समझ से बाहर इक़दाम हो रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। खालिद साहब, 2 सवाल आते हैं मेरे पास आपके लिए। एक तो मुझे ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को लेकर के इस वक्त सवालिया निशान भी हो रहा है। मोहम्मद यूसुफ साहब का कोई ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन हाँ एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं शाहीन साहब। अभी मुझे ये जो सवाल मैंने आपसे करना है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तानी दी T20 की, फिर एक सीरीज़ में नाकामी के बाद आपने उनसे कप्तानी लेकर बाबर आजम को वापस दी है। क्या आपको भी लगता है कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ है टीम में बर्बादी का यहीं से शुरू हुआ है, या फिर ये जो इक़दाम हुआ है ये नहीं होना चाहिए था और शाहीन को ही कंटिन्यू करना चाहिए था?
देखिए, क्रिकेट बोर्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको इख्तियार तो है, अगर किसी को कप्तान बनाए तो उसको हटा भी सकती है, उस पर आप बड़ा एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ होता है ना, उस पर मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है। हमेशा होता है कि जब किसी को कप्तानी से हटाना हो तो उसकी तजलील करना कोई साथ ज़रूरी नहीं है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या कोई रुकन क्रिकेट बोर्ड का या कोई अहदेदार जो है वो दावत देता है, उससे मुतल्लिका खिलाड़ी से उससे गुफ्तगू करता है, उसको बताता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि ये तब्दीली की ज़रूरत है, और बड़े बड़े इज़्ज़त आबरू के साथ तब्दीली की जाती है। और आमतौर पर दूसरे मुल्कों में ये होते मैंने देखा है। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो वो खिलाड़ी जो होता है वो ख़ुद ही ऐलान कर देता है कि मैं इससे दस्तबरदार हो रहा हूँ। आपके पड़ोस में मिसालें हैं, 3 बड़ी मिसालें हैं। सुनील गावस्कर वो कप्तान थे, फिर अपनी उनकी बैटिंग मुतासर हो रही थी, उन्होंने छोड़ दी, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई तनाज़ा नहीं हुआ, कोई इनकी बेइज्जती नहीं की गई। उसी तरह सचिन तेंदुलकर कप्तान बने थे, उनकी भी बैटिंग मुतासर हो रही थी, तो क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रब्ता उनसे किया और उनको सारी चीज़ सामने रखी, तो वो भी हट गए कप्तानी से। इसी तरह विराट कोहली भी कप्तान थे। ये तीनों बड़े मायानाज खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा खालिद साहब, आपने पड़ोस का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था। मैं चाहूँगा कि उस पर भी, क्योंकि आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अभी तक जो है वो आना तानी कर रहा है कि आना है नहीं आना है, कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहाँ क्रिकेट नहीं होती वहाँ स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो लेकिन हमारे साथ खेल लो। क्या हमें ये कहना चाहिए या फिर हमें स्ट्रेट अवे कह देना चाहिए कि जी ठीक है आप इंडिया को रिप्लेस करें, श्रीलंका को ले आए? देखिए, अगर आप सवाल करें तो मेरा जवाब होगा कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, इसके साथ एक शर्त भी लगाई जाती है। वो शर्त ये है कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत तो पहले पैदा करें। यानी आपका अगर दूसरे ममालिक से रब्ता हो, आप उनको सारा माजी सामने रखें कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला होना होता है, आईसीसी की मंजूरी से होता है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम दुनिया की जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ओलंपिक्स ले लें, दूसरी ले लें, उस पर एक ही असूल बताया जाता है कि खेल और सियासत 2 अलग चीज़ें हैं, सियासत को मत मिलाएं आपस में। तो इस असूल को क्रिकेट में भी नाफिज होना चाहिए, आईसीसी का भी यही असूल है। लेकिन क्या इस असूल को मनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई काविश की है, कोई कोशिश की है, कोई लॉबी की है? कहीं पता चला हो कि इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों से रब्ता है? अब उन्होंने तो अखबारों में खबरें लगवा दी कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं आएंगे, और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने, अफगानिस्तान ने भी मना कर रही हैं। तो अफ़गानिस्तान ने भी मना कर, तो इन और भी करेंगे, श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐन वक्त पे आके, अब कल आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल है उसमें वो कोई ना कोई इस तरह का फसाद भी डाल देंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए क्या तैयारी की है, क्या मेहनत की है? क्या उन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह जिनकी एक मौसर आवाज़ है, ठीक है, हिंदुस्तान के सामने वो भी नहीं कोई आवाज़ उठाते, लेकिन कम से कम ये मसला सामने आना चाहिए और वंस फॉर ऑल इसका हल होना चाहिए। इस तरह तो फिर ये है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं करा सकेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खालिद महमूद साहब कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है और सख्त फैसले लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, साबिक पीसी भी हमारे साथ थे और
बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और बहुत अच्छी अच्छी बातें क्रिकेट के हवाले से इन्होंने बताई भी, क्योंकि इनका तजुर्बा जो है वो चेयरमैन का है। तो अब अफी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी उदासी से कि वक्फे का वक्त हो गया। बिल्कुल वक्त हुआ है यहाँ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। और अब कुछ बात हो जाए हेल्थ एंड फिटनेस की। आपने अद्वियात से इलाज के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, मगर आज हम बात करने वाले हैं कदीम इलाज की। और जी हाँ, चीन, यूनान, मिस्र समेत कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ हज़ारों साल से शहद की मक्खियों के डंक से इलाज किया जाता है। वैसे शहद की मक्खी के डंक के इलाज बज़ाहिर एक तकलीफ अमर भी हो सकता है। इस कदीम इलाज को एपिथेरेपी भी कहा जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मदिहा बेग, जो कि शहद की मक्खियों के डंक से इलाज के हवाले से बताएंगे आपको और काम भी कर रही हैं इस सिलसिले में। ये इनसे ही जानते हैं कि एपिथेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। जी तो एपिथेरेपी में बहुत सारे इलाज आ जाते हैं। उसमें एक जो बी वेनम थेरेपी के नाम से एक है जो मैं पर्टिकुलरली करती हूँ। तो मैं बीज से स्टिंगर लेकर लोगों का इलाज करती हूँ। तो कैंसर अप टू स्टेज 2 रिवर्स हो सकता है, अप टू स्टेज 3 मे बी है, और स्टेज 4 का लाइफ जो है ना उसकी एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। फाइब्रोमाल्जिया, एलोपेशिया, पार्किंसंस, MS, ये सब बी वेनम थेरेपी से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, आपके साथ साथ हकीम साहब भी जो हैं वो हमारे साथ हमारे बड़ी पुराने ताल्लुकात भी हैं इनके साथ, पुराने गेस्ट भी हैं, और जब भी हमारे साथ होते हैं शाह साहब तो बड़ा ही मज़ेदार एक मौका भी रहता है और इनसे बड़े अच्छे अच्छे टोटके भी हम सुनते रहते हैं। तो जहाँ बात कदीमी इलाज की आती है, शाह साहब हमें ये बताइएगा कि ये मक्खियों के शहद से तो इलाज मुमकिन है और उसमें शफा भी है और वो सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। ये बता रही हैं मदिया साहिबा कि इसके डंक में जो कि वैनम होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही है, उस वैनम से जो है वो इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये कहाँ तक मुफीद भी है और हिकमत में इसकी क्या वैल्यू है? देखें, हमारा शुबा इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये डंक से उसका इलाज करते हैं, हम उसके शहद से इलाज करते हैं और उसके मोम से इलाज करते हैं। शहद में मोम भी पाया जाता है और शहद से कई चीज़ों को हम बना सकते हैं। अब जिस तरीके से बालों पे भी वो काम करता है, फ्लू फ्रॉम प्रोटीन भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, काफ़ी मिनरल्स का ख़जाना है ये। आम तौर पे लोग इसे बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल करते हैं, बतौर दवा भी इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक इसके मोम का ताल्लुक है, मोम जो इसका वैक्स होता है वो उन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी एड़ियाँ जो है वो फट जाती हैं। अच्छा, क्या आप 50 ग्राम मोम ले लें शहद के छत्ते का और 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, ये बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा पानी की तरह। फिर इसे उतार के इसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें, ठीक है, और ये एक मरहम की सूरत बन जाएगी। और ये आपने फिर रोजाना अपनी एड़ियों पे लगाना है। पेट्रोलियम जेली टाइप की चीज़ जो है वो फिर एक बन जाती है, एक मरहम टाइप का बन जाएगा। आपने इसे रोजाना एड़ियों पे लगाना है, रात को और सुबह धो लेना है। 12 दिन कीजिएगा, यूं लगेगा जैसे कभी एड़ियां फटी ही नहीं थी। इसके अलावा क्या हिकमत में इलाज? ये इसके अलावा इसमें यह है कि जैसे पेट के अमराज हुए, वो भी शहद से मैं बता रहा हूँ, मक्खी से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मक्खी हमारी इस बहन का ताल्लुक है, वो बेहतर बता सकते हैं उसके ढंग से, क्योंकि ये उसके बारे में। तो मैं इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले ये एक अलग तरीक़ाकार जो है वो बता दें, फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ जो है वो हकीम साहब आती है। थेरेपी जो है अलग चीज़ है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली तरीक़ाकार मदिया होता क्या है। मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को भी एक्सप्लेन करें और हमें भी बताएं कि किस तरह से होता है। जैसे कुछ मक्खियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ऑयल की बॉटल है, ट्यूजर्स वगैरह है, तो ये किस तरह से होता है? There's a ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो अभी रिसर्च कर रही है बी वेनम थेरेपी पे, और वो कर रही है स्पेसिफिकली ऑन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, और जो सबसे ज़्यादा कैंसरस जो हैं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, उन पे उन्होंने बी वेनम थेरेपी लगा के देखा है। और उन्होंने ये नोटिस किया है कि विदिन 30 to 50 मिनट्स जो है मेलेटिन एक सब्सटेंस है जो बी वेनम के अंदर होता है, वो उसके अंदर इट स्टार्ट्स पोकिंग होल्स इन इट, वो उसको मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और फिर जो है एक दफ़ा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए तो कैंसर सेल आहिस्ता आहिस्ता खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट एक और चीज़ उन्होंने ये नोट की है कि अगर बी वेनम थेरेपी कीमोथेरेपी से पहले की जाए, क्योंकि उसमें होल्स हो जाते हैं, तो कीमोथेरेपी enters the cancer cell better and chemotherapy works better. Okay, so it's not a substitute of chemo, but it's a way
टुवर्ड्स कीमो। हाँ, तो कीमो को वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंट कर देती है। बट इवन पीपल हु डोंट वांट टू डू कीमो और उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आप कीमोथेरेपी या कुछ आपको फ़ायदा नहीं करेगी, लेट्स से फोर्थ स्टेज, तो फिर at least bee venom therapy will increase your life and the quality of your life. अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं ये किस टाइप के कैंसर की बात कर रहे हैं? आपने भी जो जिक्र किया रिसर्च का वो तो ब्रेस्ट कैंसर पे है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो, हाँ, लेकिन ऑल कैंसर सेल्स वर्क द सेम। उनका एक मेम्ब्रेन होता है और बी वेनम उसके ऊपर उसी तरह उसके मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट ट्यूमर जो कि कैंसरस हो चुका है और उसकी थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के ऊपर कितना एफिशिएंट होगा ये? क्योंकि फोर्थ तो लास्ट स्टेज है, फोर्थ तो लास्ट स्टेज है, लेकिन सेकंड पे इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी लाइकली दैट द कैंसर विल गो अवे। बट थर्ड पे इट्स काइंड ऑफ लाइक 50-50, ओके, इट्स आल्सो लाइकली दैट इट विल गो अवे एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि द पर्सन वो कितना सीरियसली आके मेरे साथ थेरेपी करता है। बट देयर इंस्टेंसेस ऑफ पीपल इवन इन फोर्थ रिकवरिंग फ्रॉम बी वेनम थेरेपी। ओके, अच्छा, इसे आप जैसे कि अभी हकीम साहब ने भी बताया कि जी एक मक्खियों के छत्ते का इन्होंने एक डायग्राम पेश किया कि जिसमें वैक्स भी है, उसके अंदर हनी भी है, वो एक जगह पे स्टोर की जाती हैं। आप इसे किस तरीके से स्टोर करते हैं? ये कोई लैब के अंदर रखी जाती हैं या ये आम मक्खियाँ हैं जो कि छत्ते में पाई जाती हैं? ये वाली जो है ना, ये पर्टिकुलरली यूरोपियन हनी बीज हैं, बिकॉज सारी रिसर्च यूरोपियन हनी बीज पे, यानी फार्म की। हाँ, मेरे पास एक फार्म भी है और मैं घर पे भी अपने, जहाँ मैंने क्लिनिक रखा हुआ है लाहौर में, वहाँ मेरे पास 5 हाइव्स बाहर हर वक्त होती हैं, जिससे मैं बी वेनम हमेशा ले सकती हूँ। और मैं भी, आई एम ऑल्सो अ बी कीपर, आई स्टार्टेड ऑफ बीइंग अ बी कीपर, तो आई ऑल्सो मेक बी वेनम ऑयल्स एंड ऑइंटमेंट्स। ओके, तो हाउ एफिशिएंट आर दे? तो कोई कुछ लोग डरते हैं, जैसे मैं अभी डरा, आपने कहा कि जी आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो मुझे लिटरली डर लगा कि भाई वेनम है, कुछ भी हो सकता है, तो हाउ एफिशिएंट इज दैट? सो कुछ ऐसे है, हाँ, तो ऑयल इज आल्सो वेरी एफिशिएंट बट इट इज अ टेम्परेरी रिलीफ। तो अगर आपने लगाया मे बी 5-6-7 आवर्स के लिए, यू विल फील बेटर एंड द पेन विल गो अवे। बट अगर आप माइक्रो स्टिंग्स आके करवाते हैं, माइक्रो स्टिंग्स में आई टेक द स्टिंगर आउट एंड मैं डैब करती हूँ लाइटली, सो आपको फील भी नहीं होता है, एंड जस्ट लाइक कि मच्छर काट के चला जाता है, उसके बाद थोड़ी इचिंग होती है, इस तरह है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं हकीम साहब की जानिब मैं एक आखिरी सवाल इससे रिलेटेड जो मेरे जहन में आ रहा है वो आपसे पूछना चाहूँगा, हाउ डेंजरस इज दिस? मतलब आप क्रिटिकली क्लेम करते हुए मुझे बताइएगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, अभी जर्मनी से भी आप आई हैं और आगे भी आप जाती रहती हैं, तो मुझे ये बताएं कि हाउ डेंजरस इज दिस? मतलब अगर क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है इसका वेनम, या किस लेवल पे जाकर के ये नुकसानदेह है? इन जनरल क्योंकि लोगों को ये डर है, बिकॉज यूजुअली जब वाइल्ड में उनको एक छत्ता पड़ जाता है तो देयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बीज जो एक साथ आती हैं, तो उसमें इट इज़ डेंजरस बिकॉज योर बॉडी कैन गो इनटू शॉक। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक स्टिंगर से शुरू करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में 2 या 3 करती हूँ, फिर उसके बाद 6 करती हूँ। सो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस ताकि बॉडी यूज टू हो जाए। The other thing is कि there is always a risk of anaphylaxis, जहाँ गला थोड़ा बंद हो जाता है। पीनट एलर्जीज का आपने सुना होगा कि पीनट को खा लेते हैं तो उनका गला बंद हो जाता है, सेम except it's more rare than peanut allergies. So there's a 0.001% chance of someone getting anaphylaxis, but because of that I always have a EpiPen on hand. So it's not कि कोई किसी को ये हुआ तो they're going to, something bad is going to happen. I always have a EpiPen, I always prepared. And my teacher in Portugal, उन्होंने वो 33 years से कर रहे थे जब मैंने उनसे सीखा, और उस वक्त he never had to use a EpiPen. So it's extremely rare. But at the same time I have protocols in place ताकि अल्लाह ना करे कुछ हो, I'm ready. ठीक, हकीम साहब आपने सारा सिलसिला जो है वो ये सुन लिया है, और मक्खी उसके शहद की शफा जो है वो तो हमारी हिकमत के अंदर बेतहाशा है, सुन्नत भी है शहद का इस्तेमाल। तो मैं जानना चाहूँगा कि हम शहद से कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मेरा गला जब भी ख़राब होता है तो मैं अम्मी का एक आजमुदा तरीका है, शहद को गर्म करते हैं, उसमें काली मिर्चें डालते हैं और वो खा लेते हैं। आम घरों में यही होता है। आम घरों में यही होता है, और उससे जो है वो बाकायदा ठीक भी हो जाता है, अक्सर खराश निकल भी जाती है। तो मुझे बताइए कि क्या क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि महंगी महंगी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स जो है, और ये सारी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो शहद की बोतल तो अभी भी जो है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, और गांव देहात के अंदर तो आम तौर पे उनके पास इजीली अवेलेबल होता है। देखिए, जो ओरिजिनल शहद होता है, जो फूलों का होता है या जंगल का होता है, वो घरों में ही इस्तेमाल हो जाता है। जो हमारे पास शहद आता है मार्केट में, वो आता है फॉर्म का, मक्खियाँ जो हैं गुड़ पे छोड़ी हुई हैं और उसी से बन रही होती है,
और बस वही मार्केट में दे रहे होते हैं, लेकिन उस शहद में और जंगल के शहद में बड़ा फ़र्क होता है। और जिन लोगों को बहुत ही पुरानी खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, इवन यहाँ तक कि खांस के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ खानी पड़ती हैं, तब जाके कुछ कवर होता है। तो आपने सिंपल शहद लेना है और उसमें एक पीपल कलां आती है जिसे फिलफिल दराज भी कहा जाता है, लंबी लंबी सी होती है, शहतूत की तरह सूखी हुई होती हैं। उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चम्मच शहद की और 1 चुटकी फिलफिल दराज का पाउडर मिला के सुबह शाम दिन में 2 बार खाएं। आप देखिएगा पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, 2-4 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने से पुरानी खांसी होगी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा लोगों का पेट निकला हुआ और पेट निकला हुआ जिसकी वजह से चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में मैं शहद को थोड़ा सा एक साइड पे करूँगा। एक फली आती है अमलतास की फली, 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके जो अंदर गूदा है वो 1 कप भर के सौंफ में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, 1 महीना इस्तेमाल करें, जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूं कमर के साथ लग जाएगा। अच्छा जी, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बेहतरीन। फैट और ये आजमाया हुआ है। अच्छा जी, फैट कटर है, यानी कि फैट कटर है ये जिनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर पेट निकला हुआ। एक होता है आम तौर पे कभी वेट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कपड़े लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, और अचानक सर्दी लग रही है, अचानक गर्मी लग रही है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ रही है, ये डबल चिन भी हो रही है, तो चाय पिएं, वज़न कम करें। आपने लेना है, एक बूटी आती है ऊँट कटारा बूटी, 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना रात को पिएं। आप देखें हर 5-4 दिन में 1 किलो वज़न कम होगा। इस तरीके से 1 महीने में 5-6 किलो वज़न कम होगा। जितना वेट कम करना उतना अरसा यूज़ करके छोड़ अच्छा, ये सब चीज़ें क्या आपकी क्लिनिक में अवेलेबल भी है? ये हमारे पास सब पंसारियों के पास भी मिल जाएगी, हर पंसार शॉप पे मिल जाती है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप देखें हमारे पास से तो आपको कोई वॉलंटियर मिल नहीं रहा है, तो क्या आप ये अपने ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकती हैं किस तरीके से होता है? कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी। आपने बोला था आप हनी को हीट कर रहे हैं, तो हनी के अंदर लिविंग एंजाइम्स होते हैं जो अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ऊपर अगर आप उसको हीट करेंगे या इवन बहुत गर्म पानी में ऐड करेंगे तो उसके वो लिविंग एंजाइम्स मर जाएंगे। अच्छा। ऑल्सो अनदर थिंग कि हनी इज़ हाइड्रोफिलिक, मतलब इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, पानी को जज्ब कर लेता है। हाउ इट किल्स जर्म्स इज़ बाय सराउंडिंग देम, उसके ऊपर लेयर बन जाता है और वो मॉइस्चर जो है जर्म्स का सक आउट कर लेता है। तो इफ़ यू आर इल, आपको खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, तो यू नीड टू हैव द हनी डायरेक्टली। एंड बेटर टू हैव इट कि आपने कुछ खाया पिया हुआ ना हो, ताकि वो उसका कैपेसिटी जो है हाइड्रोफिलिक वो आपके लिए बेटर यूज़ हो। अच्छा, देखें ये तो अब महक साहब टोटके हैं और ज़माने कदीम से चलते आ रहे थे। अब साइंस ने जो है वो इसके ऊपर रिसर्च कर ली, जो कि आपने इसका एक साइंटिफिक एलिमेंट बताया है कि जी अब गर्म करके जो है वो नहीं ट्राई करना है, अब बिना गर्म किए हम ट्राई कर लेंगे। अच्छा फ़हीम साहब, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरह अभी मदिया ने बताया कि पार्किंसन ऐसे कांपते हैं लोग, ठीक है, जिनको भी ये लर्जा की शिकायत होती है और बहुत ज़्यादा रहती है और थोड़ी देर के लिए आती है फिर कम भी हो जाती है, ये अगर जिन लोगों को भी पार्किंसन की प्रॉब्लम रहती हो तो वो ऊद सलीब, एक बूटी आती है ऊद सलीब, उसको पाउडर बनाएं और उसकी 1 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोज़ाना खाया करें आप, वो किसी भी टाइम, सुबह में लें या शाम में लें। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन प्लीज़ जारी रखिएगा, एकदम से बंद नहीं करनी है। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते ये लर्जा की शिकायत जो है आपकी ख़त्म होती है। ज़बरदस्त। अच्छा महक, आप प्लीज़ ज़रा इसका बताइएगा। भाई ये कैमरामैन थोड़ा सा ब्राइट करें। तो ये एक टिपिकल सेशन में एक मक्खी मैं लेती हूँ, ठीक है, उसका जो स्टिंगर है, ओके, आप इसे स्टिंगर को अलग करेंगी? अलग करती हूँ, ओके, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी सी एलर्जीज थी सुबह, तो मैं जो हूँ थोड़ा सा नज़ला हो रहा था, तो मैं हमेशा जब मुझे नज़ला शुरू हो रहा होता है तो मैं हल्का सा अपने आप को यहाँ स्टिंग कर देती हूँ, इधर इधर, ठीक है, एंड ऑन द साइड ऑफ द नोज। ये पियर्सिंग हो रही है इससे? तो कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा। आप कराएं, दूसरी मक्खी निकालें ना इनके लिए, इसको तो खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, अब मेरा जो 20-25 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे साइनसेस क्लियर हो चुके होंगे। ओह रियली? रियली। और मेरे कोई गला खराब कुछ भी शुरू हो रहा होता है, मैं अपने आप को माइक्रोस कर लेती हूँ, एंड विद इन मिनट्स मैं ठीक होती हूँ। आई हैवंट बीन सिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, और अगर फर्स्ट टाइम ट्राई किया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप तो यूज्ड टू हो चुकी हैं इसकी? मैं तो यूज्ड टू हो चुकी हूँ, बट माइक्रो स्टिंग्स में इतना कम वेनम होता है कि इट
हार्डली इट डजंट फील लाइक वाकई नहीं पता चला। अच्छा, इससे क्या एस्थेटिक्स का भी इलाज होता है? एस्थेटिक्स का भी होता है। एवरी लिटिल रिंकल, हर रिंकल के अंदर मैं छोटा 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 माइक्रोस्टिंग करती जाती हूँ। ये वाली लाइंस जो हैं, जो जिनको क्रोज फीट कहते हैं, ये वाले रिंकल्स, एंड 3 सेशन के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा हुआ होता है। इवन फर्स्ट सेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन 3 सेशंस में एवरीवन इवन नोटिसेस कि वो आपने यू नो लाइक कुछ किया, कुछ करवाया, करवा लिया, हाँ कुछ करवाया है, यू नो काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाँ, तो टेक्सचर बहुत इम्प्रूवमेंट आती है स्किन की। सही। अच्छा, अब ये मक्खी उड़ी नहीं, मैंने ये नोटिस किया है, तो ये क्या कोई खास वजह है इसके ना उड़ने की? तो जब बी स्टिंग करती है वो मर जाती है। ओके। अच्छा, तो ये डेड है? ये अब ये मैं अब डेड कर दूंगी ताकि उसको वो तन्हाई में ना जाए। नहीं, मतलब उसको तकलीफ ना हो, तकलीफ में ना रहे। ओके। अच्छा, यानी अगर आप इसे जब निकालते नहीं, तो अगर मैं नहीं करती अभी तो वो 2-3 घंटे तड़पती। ओके ओके ओके। अच्छा, इसका स्टिंग निकाल दिया आपने तो वो अब द बी पासेस अवे। हाँ, अच्छा, ये तो आपने मुझे बताई बी थेरेपी। मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ रखा था कि स्नेक वेनम से भी जो है वो ट्रीटमेंट्स होते हैं। ज़रूर होते होंगे, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन स्नेक वेनम। मुझे ये पता है कि होम्योपैथिक में स्नेक वेनम की दवाइयाँ हैं। बिल्कुल हैं। और स्नेक वेनम जो है वो, लेकिन उसका जो डोज होता है वो बड़ा ही एक शॉकिंग होता है। अच्छा, आपने कुरानिक वर्ड्स भी कोई बताई थी? हाँ, तो मुझे इंग्लिश की ट्रांसलेशन पता है। उसमें है इन द बेली ऑफ द बी इज़ अ हीलिंग लिक्विड। उसमें शहद का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, हीलिंग लिक्विड का वर्ड यूज़ हुआ है। तो जो बेली ऑफ द बी के अंदर बी वेनम ऑलवेज 24/7 होता है, वर्सेस हनी, जो हनी वो बी हाइव में डिपॉजिट कर देते हैं। बिल्कुल जी, आपने इसकी तावील ये ली है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ हैं। मदिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें बताई हैं। और नाजरीन, वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमें जो है आपसे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी 9 बजे मुझे, और आप भी इजाज़त ले लीजिए। बिल्कुल, आप हमें इजाज़त दीजिए, इस वक्त कम है और फिर आपसे कल मिलेंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।